दोस्तों, आज की कहानी है जब चपरासी ने ऑफिस में घुसते हुए बुजुर्ग का चेहरा देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं क्योंकि वह उसके पिता थे। शाम का समय था और बहुत गहरा अंधियारा छाया हुआ था क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा था और शाम होते ही कोहरा इतना ज्यादा हो जाता था कि अपने आसपास का कोई भी व्यक्ति नजर ही नहीं आता था। धुंध इतनी अधिक बढ़ जाया करती थी कि आप अपने पास वाले व्यक्ति को भी सही से पहचान नहीं पाते और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। आज मुझे ऑफिस से घर को जल्दी जाना था। जैसे ही शाम हुई, कोहरा ज्यादा बढ़ने लगा और धुंध के कारण मुझे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी गाड़ी उठाई और ऑफिस से घर के लिए निकला। जैसे ही मैं घर के लिए निकला कि ऑफिस से निकलने के कुछ ही दूरी पर मेरी गाड़ी से कुछ तो टकराया, पर मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या था। कोहरा अधिक होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैं गाड़ी से उतरा और मैंने जाकर देखा तो सामने एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष रही होगी, बिल्कुल कमजोर सा वह वहीं गिरा हुआ था। अब मुझे यह समझने में एक भी मिनट न लगी कि मेरी गाड़ी से जो टकराया था वह कोई और नहीं बल्कि यही बुजुर्ग व्यक्ति ही था। मैंने उन्हें जल्दी से उठाया और अपनी गाड़ी में लिटाया और अस्पताल की ओर अपनी गाड़ी दौड़ा दी। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंचा, मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया। डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे थे। पूरी शाम बीत गई, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति को होश नहीं आया। अगली सुबह उन्हें जैसे ही होश आया तो डॉक्टरों ने उनसे उनके बारे में पूछा। तब जाकर उन डॉक्टर्स को पता लगा कि वह बुजुर्ग व्यक्ति दरअसल अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। उन्हें अपना पुराना पिछला कुछ भी याद ही नहीं है कि वह कौन थे, वह कहाँ से आए हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं था। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वह ठीक तो होने लगे थे, लेकिन उनकी याददाश्त चले जाना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। पर मैं भी क्या कर सकता था? मैंने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया था ना। बस यह तो एक हादसा था जो किसी के भी साथ हो सकता था। खैर, अब उन बुजुर्ग व्यक्ति को अपना पुराना तो कुछ याद नहीं था। अपने अस्पताल में भी अब मैं उन्हें ज्यादा दिन नहीं छोड़ सकता था। तो फिर मैंने उन्हें अपने साथ अपने घर लाने की सोची। जिस दिन दुर्घटना हुई थी, मैंने अपनी पत्नी को उसी दिन इस घटना के बारे में फोन करके बता दिया था। मेरी पत्नी ने तो तब ही जिद ही लगा ली थी कि मैं उन बुजुर्ग व्यक्ति को अपने घर ले आऊं। और देखो, कुदरत का कैसा करिश्मा हुआ कि उनकी याददाश्त चली ही गई। उन्हें कुछ याद न रहा। तो फिर मैं भी उन्हें अपने साथ अपने घर ले जाना मैंने उचित ही समझा और फिर मैं उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया। मेरे घर पर मेरी पत्नी गुंजन, मेरी बेटी रिया और मैं, हम तीनों ही रहा करते थे। अब मैं उन बुजुर्ग व्यक्ति को लेकर अपने घर पहुंचा। मेरी पत्नी उनको देखकर बहुत खुश हो गई। जैसे ही वह घर में गए, मेरी पत्नी ने एक आरती की थाली लेकर उनका स्वागत किया। उसके बाद वह उन्हें कमरे में लेकर गई जो उसने खास तरीके से उनके लिए ही तैयार करवाया था। बस फिर वह हमारे साथ ही रहने लगे। शुरू शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आईं, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ वे हमें अपने बहू बेटे की तरह समझने लगे
और हम दोनों भी उन्हें अपने पिता की तरह ही प्यार किया करते थे। मेरी बेटी रिया की तो मानो उनके बिना वह कोई काम ही नहीं करती थी। उसे तो जैसे हर काम में दादाजी चाहिए होते थे। और वह बुजुर्ग व्यक्ति भी रिया के साथ बहुत खुश रहते थे। वह रिया को झुलाने के लिए कभी हाथी बन जाया करते और रिया को अपनी कमर पर बैठा कर इधर उधर घुमाया करते और रिया जोर जोर से ताली बजाकर हंसती रहा करती। और बस वह रिया को खुश देखकर और ज्यादा खुश होते, क्योंकि उन्हें अपना नाम तो याद नहीं था। तो इसीलिए हमने ही उनका नाम विक्रांत रख दिया था। आस पड़ोस में सब लोग अब उन्हें इसी नाम से जाना करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। समय के साथ साथ अब बाबूजी भी हम लोगों के साथ बिल्कुल घुल मिल गए थे। गुंजन भी उनका पूरा ध्यान रखा करती थी। उनके खाने का, उनकी दवाइयों का, उनके कपड़ों का, हर चीज का ध्यान गुंजन अच्छे से रखा करती थी। और उसके ख्याल रखने का ही यह नतीजा था कि बाबूजी जब हमें मिले थे तब उनके शरीर पर केवल हड्डियां ही हड्डियां थीं। मांस तो जैसे था ही नहीं। लेकिन आज समय के साथ साथ वह धीरे धीरे एक स्वस्थ व्यक्ति बन चुके हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि मेरी पत्नी गुंजन इतनी अच्छी है। उसने बाबूजी का और हम सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। अब जब बाबूजी पूरे तरीके से ठीक हो गए, अब रिया भी स्कूल जाने लगी थी, तो बाबूजी घर पर अकेले पड़ जाया करते थे। पूरा दिन काटना उन्हें भारी हो जाया करता था। एक दिन बाबूजी ने मुझसे कहा, बेटा पंकज, तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ पिताजी, बताइए क्या बात है। बेटा, मैं घर पर पूरे दिन पड़े पड़े बोर हो जाता हूँ। अब तो रिया भी स्कूल जाने लगी है, तो रिया के साथ खेल कूद में मेरा समय कट जाया करता था। अब मुझे पूरा दिन काटने को दौड़ता है। खाली बैठे बैठे मेरा मन नहीं लगता। टीवी भी देखूं तो कितना देखूं। क्यों ना मैं भी किसी कंपनी में एक नौकरी ढूंढ लूं। मुझे पिताजी की बात को सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा, पर फिर मैंने उन्हें कहा, क्यों पिताजी, आपको यहाँ कुछ कमी है क्या? गुंजन ने आपसे कुछ कहा है क्या? मैं और कुछ कहता उससे पहले ही पिताजी बोले, नहीं नहीं बेटा, बहू ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि वह तो हमेशा मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। बस मैं ही घर पर बैठा बैठा अकेला बोर हो जाता हूँ, बस इसीलिए कह रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। तब मैंने उन्हें कहा कि पिताजी, अगर ऐसी बात है तो किसी और के यहाँ नौकरी पर जाने की क्या ज़रूरत है? अपना खुद का इतना बड़ा कपड़ों का बिजनेस है। आप मेरे साथ अपने ऑफिस चला कीजिए। और बस फिर क्या था, मैं और पिताजी ऑफिस जाने लगे। रोज सवेरे उठकर गुंजन हमारे लिए खाना बनाकर पैक किया करती थी और हम दोनों अपने ऑफिस चले जाया करते। हम दोनों ने भी बचपन में अपने माँ बाप को खो दिया था, तो माँ बाप के ना होने का दुख हमसे बेहतर कौन जान सकता था। लेकिन अब पिताजी के आने से वह कमी भी पूरी हो चुकी थी। भगवान का दिया वैसे तो सब कुछ था मेरे पास, बस कमी थी तो माता पिता की, जो उन्होंने मुझसे बचपन में ही छीन लिए थे। और उस दिन मेरी कार से पिताजी का एक्सीडेंट हुआ। शायद यह बहाना ही था कि भगवान ने मुझे दोबारा से पिता का प्यार दिया। अब सब कुछ बहुत अच्छा था। एक दिन मैं और पिताजी ऑफिस से घर लौट रहे थे। मैं कार से उतरकर रिया के लिए कुछ खेल खिलौने लेने दुकान के अंदर तक गया था कि इतनी ही देर में साइड में खड़ी हुई कार में
पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी और पिताजी उसी कार में बैठे हुए थे। मैं जल्दी से भागा और वहां जाकर देखा तो पिताजी जख्मी हो चुके थे। उनके सर से खून बहे जा रहा था। उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। मैं उन्हें लेकर अस्पताल भागा। गुंजन ने पिताजी की ऐसी हालत देखी तो वह भी बहुत परेशान होने लगी। डॉक्टर से बात करने पर पता लगा कि पिताजी के सर पर गहरी चोट लगी है और खून भी बहुत ज़्यादा बह गया है। पट्टी कर दी गई है। अगर उन्हें जल्दी होश नहीं आया तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। हम दोनों बाहर बैठकर भगवान के हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ही रहे थे। पूरी रात बीत गई। अगली सुबह पिताजी को होश आया और जब उन्हें होश आया तो उनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ चुकी थी। बस यह बात अच्छी थी कि उनकी याददाश्त तो वापस आ गई थी, पर वह हमारे साथ बिताया हुआ समय या हम में से किसी को भी नहीं भूले थे। अब हम पिताजी को घर ले आए और डॉक्टर के कहे अनुसार पिताजी की दवाई गोली करने लगे। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया और आकर पिताजी के कमरे में पहुंचा। तब वह कुछ दुखी से दिखाई पड़ रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने जब वहां जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बेटा पंकज, क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ है बाबूजी, पर आप यह बताइए कि आप दुखी क्यों हैं और आपकी आंखों में आंसू कैसे? पहले तो पिताजी ने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मेरे जोर देने पर उन्होंने बताया कि वह अपने पुराने समय को याद कर रहे हैं। पुराना समय क्यों याद करना है पिताजी, जब उस समय में आपको दुख थे? खैर, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आप मुझे उस स्थिति में सड़क पर ऐसे मिले थे। बस मैं इतना पूछने की मेरे देर थी कि पिताजी जैसे अपनी बीती यादों में खो गए और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। वास्तव में मेरा नाम धीरेन्द्र था। मैं अपने गांव का मुखिया था। भगवान की दुआ से भरा पूरा परिवार था। मेरे भगवान ने मुझे 2 बेटे और एक बेटी दी थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। मैंने उन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। आसपास के गांव में मेरी बहुत इज्जत थी। मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। इतनी दौलत होने के बाद भी मैंने कभी दौलत का घमंड नहीं किया। सबसे बड़ी बेटी, जिसका नाम पूजा था, बाद में 2 बेटे, एक का नाम सुभाष और छोटे बेटे का नाम राजू था। सुभाष पढ़ने में बहुत होशियार था। यूं तो राजू भी ठीक ठाक ही था, पर सुभाष जितना होशियार नहीं था। समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो पढ़ लिख कर अपने अपने काम में लग गए। सुभाष पढ़ने के लिए विदेश चला गया और राजू गांव में ही रह गया। सुभाष के शहर जाने के बाद उसने वहीं पर एक लड़की से शादी कर ली। हालांकि उसने शादी हमारी भी मर्जी से की थी। उसने मुझे और अपनी माँ को बताया था उस लड़की के बारे में। हमें भी क्या एतराज था, जब हमारा बेटा खुश था तो हम दोनों ने भी इसकी खुशी में ही अपनी हामी भर दी और इस तरीके से सुभाष की शादी हो गई। बहू मेघा दिल की बहुत साफ थी। कुछ समय बीता तो सुभाष ने हमें अपने पास बुला लिया। मेघा अपनी सास की बहुत इज्जत करती, दिन रात उसकी सेवा करती और मेरी भी हर छोटी से बड़ी बात का ध्यान रखा करती। लेकिन हम दोनों का वहाँ शहर के फ्लैट में दम घुटता था। हम दोनों गांव में रहने वाले आदमी, वहाँ शहर की हवा हमें रास नहीं आई और मजबूरी में हम दोनों वहाँ से गांव वापस आ गए। गांव जाकर मैंने राजू की शादी कर दी। पूजा, जो कि सबसे बड़ी थी, तो सबसे पहले पूजा की शादी हम कर ही चुके थे।
एक बढ़िया सा लड़का देखकर हमने उसकी शादी कर दी थी। वह अपनी घर गृहस्थी में बहुत सुखी थी। कभी कभार आकर वह हमसे मिल जाया करती थी। जब तक राजू की शादी नहीं हुई थी, तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर राजू की शादी के बाद उसकी पत्नी सारिका घर आई। एक आध महीने सब ठीक सा चला रहा, पर अब 1 महीने के बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। बहू रोज रोज किसी न किसी बात पर कलेश मचा दिया करती। पहले तो राजू भी हमारी बात सुन लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी पत्नी के ही गुण गाने लगा। उसे बस अपनी पत्नी की सारी बातें अच्छी लगा करती और हमारी बातें सारी झूठ लगा करती। अब तो बहू ने हद करनी शुरू कर दी। वह ना तो समय पर हमें खाना बना कर देती और ना ही किसी और चीज की पूछा करती थी। वह मेरी पत्नी के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करती। कभी वह मेरे हाथ से तो कभी मेरी पत्नी के हाथ से खाने का निवाला तक छीन लिया करती थी। कुछ समय सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद हम दोनों ने आपस में बातचीत की और सोचा कि क्यों ना हम सुभाष और मेघा के पास ही चले जाएं। कम से कम हमें वहां 2 टाइम का खाना तो नसीब होगा। यह सोचकर हम लोग सो गए। अगले दिन हमें सुभाष और मेघा के पास जाना था, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगली सुबह जब हम उठे तो एक फ़ोन आया और फ़ोन पर पता चला कि सुभाष और मेघा का एक्सीडेंट हो गया है और वह दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम दोनों तो जैसे टूट कर रह गए थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या नहीं। अपने बेटे और बहू के जाने का दुख जैसे हम दोनों बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे जब कुछ समय बीता तो हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था उस घर में रहने के अलावा। राजू और उसकी पत्नी सारिका अब दिन पर दिन हमारे साथ बद से बदतर व्यवहार करने लगीं। बेटे बहू की मौत के गम ने मेरी पत्नी को अंदर से घुला दिया था। वह मन ही मन अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी, जिसकी वजह से वह बहुत बीमार रहने लगी। मेरा भी बुढ़ापा आ गया था, तो कमाने से तो मैं रहा ही, ऊपर से खाना ना मिलने के कारण हमारी स्थिति और भी दुर्लभ हो गई थी। बेटे बहू के पास ना तो हमें देखने को समय था, ना ही हमारी दवाइयों के लिए पैसे। एक दिन जब मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो मैं अपने छोटे बेटे राजू से उसकी दवाई दिलवाने को कहने लगा। उसे बहुत तेज बुखार था। रात हो चुकी थी। मैंने राजू के कमरे का दरवाज़ा कई बार खटखटाया। पहले तो वह निकल कर नहीं आया और जब निकल कर आया तो बोला कि कल को देखा जाएगा, अब रात बहुत हो गई है, खुद सो जाओ। तुमने तो मेरी नाक में दम कर रखा है, पता नहीं और कब तक मेरी छाती पर रहेंगे। अपनी लाडली बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते तुम? उसे कहता ही क्या मैं। इतना कहकर उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी पत्नी पूरी रात बुखार में तड़पती रही और उसने बुखार में तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए और तब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। जब तक मेरी पत्नी जिंदा थी, तब तक कम से कम वह बहू से छुपाकर मेरे लिए खाने को कुछ न कुछ बनाकर दे दिया करती थी। लेकिन उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। राजू ने सारी ज़मीन और घर बेच बाच कर यहीं शहर में अपना एक कारोबार खोला। गांव वालों से यही सुनने में आया। एक दिन उन दोनों ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और मैं
सड़क पर दर दर भटकने को मजबूर हो गया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ नहीं, और बस ऐसे ही जीवन कट रहा था। 2 महीने बीत चुके थे। ना तो मेरे पास एक भी पैसा था, न रहने को कोई छत। इधर उधर कहीं भी जहाँ जगह मिल जाती, मैं वहाँ सो जाया करता। कोई कुछ खाने को दे देता तो खा लिया करता, और बस धीरे धीरे मेरी हालत ऐसी हो गई। भरी सर्दी में भी मैं ऐसे ही सुकड़ता हुआ घूमता रहा। एक दिन सड़क पार कर रहा था कि शायद तुम्हारी गाड़ी से मैं टकरा गया, और उसके बाद की कहानी तो तुम जानते ही हो बेटा। इतना कहते हुए पिताजी फूट फूट कर रोने लगे। जब पिताजी अपनी कहानी बता रहे थे तो पीछे से गुंजन ने आकर भी हमारी सारी बातें सुन ली थीं। गुंजन की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसने जाकर पिताजी को संभाला, और मैंने भी पिताजी से कहा कि कोई बात नहीं है पिताजी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। वह एक बुरा समय था जो निकल गया है, और हम दोनों हैं तो सही, आपके बेटे और बहू। फिर आप क्यों परेशान होते हैं? आपका पूरा परिवार आपके साथ है। अब आप बिल्कुल चुप हो जाइए और बिल्कुल भी मत रोइए। रही बात राजू की, तो भगवान उसे उसके कर्मों की सजा जरूर देगा। जैसे तैसे गुंजन और पंकज ने अपने पिता विक्रांत जी को चुप किया, और फिर वे दोनों खाना खाने के लिए गए। और फिर गुंजन बढ़िया सी चाय बनाकर लाई और विक्रांत जी को चाय पीने के लिए दी। फिर वे दोनों विक्रांत जी का मन बहलाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में रिया वहां आ गई, और वह अपने दादाजी के साथ खेलने लगी, जिससे विक्रांत जी का मन थोड़ा ठीक सा हुआ। तब जाकर कहीं पंकज और गुंजन को चैन की सांस आई। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, और विक्रांत जी भी अपने पुराने जख्मों को भुलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें पंकज उनका पूरा साथ दे रहा था। पंकज और गुंजन उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा अपने साथ रखते, हमेशा उनको खुश रखने का कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते। धीरे धीरे विक्रांत जी भी सामान्य हो चले थे। एक दिन पंकज की तबीयत अचानक से थोड़ी सी खराब हो गई। आज पंकज के ऑफिस में कुछ बहुत बड़े कारोबारी आने वाले थे, जिनके साथ पंकज की मीटिंग फिक्स हुई थी। उनमें से कुछ कारोबारी पंकज को आज उसके ऑफिस में आकर उससे बातचीत करना चाहते थे, और उसके यहाँ उसके ऑफिस का सौदा भी करना चाहते थे। उनमें से कुछ छोटे व्यापारी और कुछ बड़े कारोबारी आज पंकज को एक ऑर्डर भी देने वाले थे। अगर उन्हें पंकज की कंपनी पसंद आ जाती तो वह पंकज को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देकर जाने वाले थे। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मैं उठ भी नहीं सका। तो उसने विक्रांत जी से कहा, बाबूजी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज आप उन लोगों से मीटिंग कर लेंगे? तब विक्रांत जी ने कहा, पर बेटा, मुझे तो कोई भी तजुर्बा नहीं है। तब पंकज ने विक्रांत जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा, बाबूजी, तजुर्बे की बात तो आप ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, आपने दुनिया देखी है, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। वह कारोबारी और व्यापारी जब आपसे मिलेंगे तो वह हमें ही उस ऑर्डर को देकर जाएंगे। मुझे अपने पिताजी पर पूरा भरोसा है। अपने ऊपर पंकज का इतना भरोसा देखकर विक्रांत जी की आंखों से आंसू बहने लगे। आज पंकज ने उन्हें चुप किया, और गुंजन ने उनकी बड़ी सी आरती की थाली लेकर आरती उतारी और ऑफिस के लिए रवाना किया। और फिर जाकर
विक्रांत जी ने उन कारोबारियों से मीटिंग की और वास्तव में उनके द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन से खुश होकर उन कारोबारियों ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर पंकज की कंपनी को दिया और वह ऑर्डर समय पर पूरा करने के बाद उसे भी और भी बड़े ऑर्डर देने की बात भी कही। अब तो पंकज और विक्रांत जी दोनों उस ऑर्डर को समय से पूरा करने में लग गए और जब वह ऑर्डर पूरा हो गया तो पंकज ने कहा कि पिताजी, मैं चाहता हूं कि ऑर्डर आप खुद उन कारोबारी के यहाँ लेकर जाएं। अब तो विक्रांत जी के अंदर आत्मविश्वास भी आ गया था, लेकिन वह उस ऑर्डर को अकेले ले जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने पंकज से भी जिद की कि दोनों साथ ही चलते हैं और पंकज और विक्रांत जी दोनों बाप बेटे अपनी गाड़ी में बैठकर उस ऑर्डर को उन व्यापारियों के यहाँ पहुँचाने के लिए निकल पड़े। जब वह उस व्यापारी के यहाँ पहुँचे तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि आज उस व्यापारी के यहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हुई है। जब वो अंदर पहुंचे तो पता चला कि उसकी कंपनी में आज कुछ नए लड़कों को रखा जाना है, इसीलिए यह भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है क्योंकि इंटरव्यू चल रहे हैं। वे दोनों उस व्यापारी के ऑफिस में पहुंचे तो वहां पहुंचने पर पहले ही उन्होंने देखा कि उस व्यापारी की बहुत बड़ी कंपनी थी। हर गेट पर एक एक चपरासी खड़ा हुआ था। जैसे ही विक्रांत जी अंदर गेट में घुसने के लिए हुए और चपरासी ने दरवाजा खोला तो वह चपरासी विक्रांत जी को और विक्रांत जी चपरासी को देखते ही रह गए। विक्रांत जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने समय बाद उनकी मुलाकात इस तरीके से अपने बेटे से होगी। जी हाँ, वह चपरासी कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा राजू था। अपने पिता को इतनी बड़ी कार से उतरते हुए देखा, अच्छे कपड़े पहने देखा तो राजू को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वास्तव में उसके ही पिता हैं। उधर विक्रांत जी अपने बेटे को देखकर वहीं निशब्द से रह गए। तब पंकज ने उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ बाबूजी, कहाँ खो गए? तब विक्रांत जी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, चलो, कोई बुरा सपना देख लिया था, बस चलो चलते हैं अंदर। और यह कहकर विक्रांत जी पंकज के साथ अंदर ऑफिस में चले गए। उधर राजू को यकीन ही नहीं हो रहा था। खैर, अचानक से उसके दिमाग में एक योजना आई। जैसे ही विक्रांत जी अपना काम खत्म करके पंकज के साथ वापस आए तो राजू उनसे बोला, कैसे हैं पिताजी आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं आपके बिना कितना अधूरा सा हो गया हूँ। और भी वह बहुत सारी बातें कहने लगा। विक्रांत जी अच्छे से समझ रहे थे कि यह उसका क्या ड्रामा है। वह जैसे ही विक्रांत जी की तरफ बढ़ा कि पंकज ने उसे पकड़ लिया और दूर धक्का देकर कहा, खबरदार, जो आज मेरे बाबूजी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो अब तुझे याद आ रहा है कि तेरे पिताजी हैं। तब तू कहाँ चला गया था जब तूने इन्हें घर से निकाल दिया था? और बस इसी बात पर दोनों में आपस में कहासुनी हो गई और राजू ने पंकज को वहां के ही पास में पड़े हुए एक ईंट से सर में चोट मार दी, जिससे पंकज के सर से खून बहने लगा। यह सब देखकर विक्रांत जी अपना आपा खो बैठे। उन्होंने राजू को कई जोरदार तमाचे मारे और पुलिस को फोन कर दिया। राजू विक्रांत जी से बोला, अच्छा, तो अब यह तुम्हारे लिए इतना सगा हो गया है कि इसके लिए तुम अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर रहे हो? तब विक्रांत जी ने कहा, सगा नहीं, उससे भी सगा। खबरदार, जो तूने आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई, जा यहाँ से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और भूल कर भी मेरे बेटे की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी मत करना। और कुछ ही समय में
पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस राजू को लेकर वहां से चली गई। उधर विक्रांत जी ने जल्दी से पंकज को गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की तरफ ले गए। वहां जाकर उन्होंने उसकी मरहम पट्टी करवाई तो पंकज बिल्कुल ठीक हो गया और विक्रांत जी पंकज को लेकर अब अपने घर आ गए। जब वह घर पहुंचे तो गुंजन ने पंकज को घायल देखा तो देखकर उनसे पूछा कि आखिर क्या हुआ था। तब विक्रांत जी ने गुंजन को सारी बात बताई। गुंजन ने विक्रांत जी को सांत्वना दी और उन्हें शांत कराया। अब विक्रांत जी अपने मुंह बोले बेटे और बहू के साथ और अपनी छोटी सी पोती रिया के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। और उधर राजू कई महीने की जेल काटने के बाद जेल से बाहर आया और उसकी वह चपरासी की नौकरी भी छूट गई। अब वह दर दर की ठोकर खाता हुआ घूम रहा है। उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। जैसा उसने अपने पिता के साथ किया, भगवान आज उसे उसके करनी का वैसा ही फल दे रहे हैं। आज वह पाई पाई को मोहताज हो गया है, जबकि विक्रांत जी अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।